में सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, कहे कि तीसर विकल्प मध्य प्रदेश में फिलहाल अबेता नहीं है। यह पार्टी जनता की पार्टी है। एक तरफा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, इसका लाभ उठाएं। रीवा जिले में पुणे से मैं कह सकता हूं कि 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चलिए, निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जनता के बीच हम लोग रहते हैं और जनता की आवाज को मैं सुनता हूँ। जनता होशियार हो चुकी है ना। मेरा लेवल नहीं है, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती है तो इनकम स्रोत भी तो आ रहा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। यदि बात की जाए सियासत के, तो सियासत में युवन के भागीदारी लगातार बढ़ी रही है और जो पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों युवन के कंधा पर सरकारी बोझ डाले चाहती है, मतलब सरकार के बोझ डाले चाहती हैं। और निश्चित तौर पर युवन के एक अलग उत्साह ही सियासत में देखे का मिल रहा है। और हमारे साथ एक खास युवा हैं संजय द्विवेदी, जो लगातार जो है कहा जाए जनता के बीच जाए के उनके दर्द से जो है कहा जाए वाकिफ होते, उनसे मिला थे, सुख दुख में उनके हाथ बटावे के काम करत थे। सबसे बड़ी बात कि यह वक्त जो है चुनावी सियासत में एक बड़ी महादंगल के है। 2023 में हो जाए वाले यह महादंगल में भाजपा और कांग्रेस दुई अहम पार्टी के बीच युद्ध होने वाला है। कहे कि तीसर विकल्प मध्य प्रदेश में फिलहाल अबेता नहीं आया। दुई पार्टियों के बीच यह युद्ध हुई और सबसे बड़ी बात कि भाजपा के लगे सत्ता का बचावे के जो है चुनौती है, तो वही थे कांग्रेस में सत्ता में आबे की चुनौती है। अब देखब दिलचस्प हुई कि जो यह लोकतंत्र के मंदिर के भगवान हैं, उनकर कहाँ के जो है जनमत जात है कि सरकार के रूप में दिसंबर में शपथ ली थी। तो ये देखा बेहद दिलचस्प हुई। यहीं से MP संदेश न्यूज़ 24 बघेली न्यूज़ चैनल जन जन तक पहुँच रहा है और नेता के लगे खास कर से पहुँच रहा है कि नेता खुद जनता के बीच जाते हैं और उस सियासत के बारे में और अपने चुनावी दावेदारी के बारे में का सोचत है, का उनकर विचार है, हम उन्हों का जनता से रूबरू करावे चाहिए थे। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत बिना कौनो लाग लपेट के और जो मुद्दा है वो माँ खुल के बातचीत के। तो पहले तो अपना के बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना हमारे बड़े छोट का आग्रह में अपन समय दिहन। कहे कि अमूमन जे नेता हैं, जे सियासतदान हैं, वो लगातार जनता के बीच बने रहा थे, कार्यक्रम लगे रहा थे। वह बीच में हम यदि वक्त हमरे खातिर निकाला गा या चैनल खातिर निकाला गा, ओके खातिर धन्यवाद भैया। यह 2023 के चुनावी महादंगल का कौने रूप में देखी थे। 2018 में चुनाव में जो में चाहिए वह में कहा जाए ताकत से भाजपा नहीं सामने आ पाई रही, कांग्रेस की सरकार बन जाती। का लागत है 2023 के महादंगल में भाजपा की का स्थिति? देखिए कनिष्ठ भाई, आपको तो मैं पहले यह बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और यह पार्टी जनता की पार्टी है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने 2018 की बात कही। 2018 में भी मैं चूँकि विंध्य से रीवा ज़िले से आता हूँ और भाजपा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे अपनी पार्टी के लिए और पार्टी के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है। तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2018 में भी विंध्य क्षेत्र से पूर्ण बहुमत से और पूरी सीट के साथ एक तरफा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी। अब आप 23 की बात कर रहे हैं
तो मैं ज़िले रीवा की बात करता हूँ। 8 विधानसभा रीवा ज़िले में आती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना है, आज हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कि 2018 में अगर 1, 2, 3 सीट अगर छूट भी गई थी भाजपा की झोली से, तो इस बार मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 200 पार सीट जीतने जा रही है। और इसका रीज़न यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी रात दिन बराबर जनता के बीच रहकर और खुद जा के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हमारे प्रदेश के इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जो आज गांव-गांव जाकर गरीबों का दर्द दुख समझकर उनके लिए रात दिन बराबर योजनाएं बनाती हैं। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि योजनाएं तो बहुत देखी, आप लोगों भी ने देखा, लेकिन जो अभी हाल में एक योजना हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो लॉन्च की है, वो चालू भी हो गई है। आवेदन लोगों का लेना शुरू हो गया है। हम सब कार्यकर्ता भी अपील कर रहे हैं, जा के अपने क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के सम्मानित सभी सरपंच, सचिव, जो शासकीय अमला है, उनके साथ हाथ बटाकर लोगों को इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें इसका लाभ उठाएं। और यह योजना निश्चित तौर पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए अगर छत दिया, असहाय बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, ठेला वाले के लिए, गोमती वाले के लिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो गांव के अंतिम छोर में रहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जो शासन की योजना से वंचित हो। अब सिर्फ इतना हम लोगों का काम है कि सरकार की योजना गांव के अंतिम छोर में हर एक व्यक्ति, वो पात्र व्यक्ति लाभ ले, जिसका सीधा फायदा हमारी पार्टी को मिले। हमारी सरकार की योजना गांव-गांव तक पहुँचे, ताकि आने वाला जो चुनाव है 2023, हम लोग स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में यह मानते हैं कि हम लोगों को इस बार रीवा ज़िले में पुनः से हैट्रिक के रूप में तीसरी बार मैं बोलूँगा, मैं कह सकता हूँ कि 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। चलिए, निश्चित तौर पर ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं अब इसमें ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस के लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं जानता हूँ ना, जनता के बीच हम लोग रहते हैं और जनता की आवाज़ को मैं सुनता हूँ, हमारे लोग सुनते हैं। जैसे हम जैसे छोटे ऐसा तो नहीं है कि अपना के लगे अपना में बात हो, भाजपा के भाई जनता के लगे जात हो तो भाजपा वाले जात हो ही तो भाजपा से बात हो ही कि हाँ ठीक है भाजपा, कांग्रेस वाले जात हो, जनता होशियार हो चुकी है ना। देखिए, मानने को हर व्यक्ति मान सकता है, उसको स्वतंत्र अधिकार है, अपना अपना मानना है, लेकिन असली बात यह है कि जब जनता मान ले तो वही असली है बात है। तो जनता इंतजार करे परी, तो अब तो इंतजार आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आज की डेट में हम ये कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं। भाई, आप कांग्रेस की और भाजपा की बात करते हैं, आज आप जिस गली में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, आज कार्यकर्ता, तो हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन जनता प्रचार कर रही है हमारे। तो फिर रीवा के महापौरी का है हरिजन इतना अपना, जब भाजपा के वह रहा कि भाजपा गली गली में रही, मतलब खोर खोर में भाजपा रही, महापौरी का है हरिजन। देखिए, एक चुनाव का छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि आप अगर ग्राम पंचायत का चुनाव अगर बराबरी में विधानसभा से लेंगे तो हमारे ख्याल से वो तुलनात्मक नहीं है।
मैं मान सकता हूँ कि रीवा सीट, हमारी सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली से गई है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि जो वोट का प्रतिशत था तो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा था। अब ये मैं, जनता सर्वोपरि है। अगर जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास जताया तो मैं जनता को सर्वोपरि मानता हूँ। नहीं तो और मैं लागे accept नहीं करता हूँ। नहीं अपना कर लागे नहीं, जैसा अबे अपना कहन कि 8 के 8 विधानसभा सीट देखिए, 45 ठे वार्ड है देखिए, कांग्रेस के। रीवा- अबे अपना कहन कि विपक्ष नहीं आई है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि रीवा ज़िले में, जो ज़िले की रीवा शहर की बात की जा रही है, तो रीवा विधानसभा में जितना विकास हुआ है शायद, तो मैं यह कह सकता हूँ कि मैं इंदौर के बराबर रीवा में विकास की गिनती लगा सकता हूँ। जबलपुर महानगर है, मैं जबलपुर का तर्ज मैं रीवा में दे सकता हूँ, क्योंकि रीवा में जो विकास जिस गति से 15 वर्ष में हुआ है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे रीवा के विधायक पूर्व मंत्री राजन शुक्ला जी ने जिस नीति से और जिस संवेदनशीलता से हर वार्ड में, शहर के अंदर आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोडों का, नालियों का, आप रिंग रोड को देख लीजिए, आप राज कपूर ऑडिटोरियम देख लीजिए, आप ओवर ब्रिज देख लीजिए। पहले का रीवा 15 साल का उठा लें और अब का अगर इन 17, 18, 19 वर्षों का रीवा आप देख लो तो धरती आसमान का अंतर है। मैं यह कह सकता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से रीवा में विकास हुआ, आज मैं रीवा ज़िले को मॉडल बना के पूरे ज़िले में के साथ साथ मैं दूसरे महानगरों की तुलना करता हूँ, तो मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी ने जिस तरह से रीवा ज़िले में विकास की गति को बढ़ाया है और नहरों की जाल को बिछाया है। आप कनिष्ठ भैया, आप सीधी और रीवा, पहले आप 15 वर्ष जब आते थे रीवा और रीवा से जब सीधी जाते थे, तो आज आप ही बता दीजिए कि आपके मन में क्या पीड़ा होती थी, आपको कितना समय लगता था आने जाने में, एक बार सोचना पड़ता था। ये बताइए कि 15 से 20 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या सीधी का नेतृत्व एक शीर्ष नेतृत्व में काम नहीं किए? आज ये बताइए कि हमको लगता है कि सीधी जिले का जो नेतृत्व था वो शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हमारे ख्याल से कांग्रेस के लोगों ने किया। लेकिन क्या सीधी की रोड और रीवा की रोड नहीं दिख रही थी? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में रोड तो हमने देखा ही नहीं, नहरें तो हमने देखा नहीं, लेकिन क्या 20 वर्षों में भी इतना काम देखने को मिला? तो इसका यह है प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों से जनता के बीच गई है और विकास करके वोट के अधिकार अपने को मानती है। विकास खूब दिखाएं, अपना ओवरब्रिज खूब दिखाएं, अपना ऑडिटोरियम खूब दिखाएं और बड़ा विकास के गंगा बहाएं जौने के अनुसार अपना 15 साल के दावा करी थे। तब फिर काहे महापौरी में नकार दी ये विकास का? काहे नहीं जनता ये विकास का समझिस? कहाँ चूक हो गया? हम वह बात, हमारा सवाल यह है, गलती कहाँ हो गई कि जनता बिल्कुल नकार दी? बिल्कुल कोई गलती नहीं, संगठन ने अच्छा काम किया। हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी के नेतृत्व में संगठन का नेतृत्व बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आपने बार बार महापौर का जो जिक्र कर रहे हैं, तो मैं एक सीधा सवाल जवाब देता हूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बड़े बड़े नेताओं की हार हुई है, कई ऐसे उपचुनाव हुए हैं जो जनता ने विपरीत तो हम यह जानना चाहते भैया कि जो विकास के मॉडल अपना बता रहे हैं कि जबलपुर के तर्ज पर महानगर बनाए दिन रीवा का बहुत बड़ा विकास होगा, तो जनता
कि दिल में वह विकास जगह काहे नहीं बना पावा, वह वोट में तब्दील काहे नहीं हो पावा, यह बात हम जाने चाहिए। वो ध्रुवीकरण भी हो सकता है एक नहीं, मायने। ऐसा तो नहीं कि गलत टिकट के बंटवारा हो गया या फिर अन्य कोनो वजह रही हो, देखिए, पार्टी के अंदर गुटबाजी रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पार्टी महत्वपूर्ण होती है। हमारी पार्टी में जो भी व्यक्ति को टिकट दी जाती है, तो आप व्यक्ति की बात पर अगर क्वेश्चन चिन्ह उठाए, तो मैं बताना चाहूँगा कि पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता, मतलब संगठन के एक मजबूत योद्धा प्रबोध व्यास जी थे, और जिनका संगठन में लगातार उन्होंने अच्छा काम किया और पार्टी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ऐसे व्यक्ति को, एक कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है। लेकिन बात मैं यह कह सकता हूँ कि अगर जनता ने थोड़ा कम अंतर में अगर उतार चढ़ाव हो जाता है, तो इसमें व्यक्ति का दोष नहीं दिया जा सकता। और ना मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जनता ने नहीं दिया, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अब मैं यह कह सकता हूँ कि कोई कमी हम लोगों पर अगर रह गई हो, किसी कमी में हम आवे चाहिए थे, का कमी रही है, कोई कारण हो सकता है। कमियां, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि कोई कमियां होती है कार्यकर्ताओं की मेहनत में कमी रह गई हो, कोई चीज़ कैंपन नहीं रही। नहीं, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी जी नहीं रहती है। आपको मैं बताना चाहूँ, मतलब लोग कहा थे कि विधानसभा अध्यक्ष के अलग गुट है, राजेंद्र शुक्ला जी के अलग गुट है, अध्यक्ष के अलग गुट है, मतलब कई गुटन में जो है भाजपा रिवम बटी है। देखिए, आप घुमा फिरा के हमारी पार्टी की में फंसा के रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। तो आपने सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए बोला, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि रीवा ज़िले को, पूरे बिंद को गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे ज़िले के एक यशस्वी मध्य प्रदेश के विधानसभा जैसी गरिमामयी पद में विराजमान हैं। तो मैं तो अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ, और हम सब कार्यकर्ता गौरवशाली समझते हैं कि मुझे गिरीश गौतम जैसे एक संघर्षशील, जो कि हम सब युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा है, जैसा संघर्ष उन्होंने किया है, तो अगर उनके संघर्षों को अगर हर एक युवा देख ले, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो कोई भी मुकाम अगर संकल्पित लेकर चलता है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। तो मैं गिरीश गौतम जी के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल संवेदनशील, एक विद्वान, एक कर्मठ व्यक्ति हैं, कि जो अभी मैंने देखा विधानसभा हुआ था, कितनी बुद्धिमानता से और कितने अनुशासन के साथ विधानसभा के पड़ल में सभी पक्ष और विपक्ष को संतुष्ट करते हैं, और जिस तरह से उनको ज्ञान है, तो हमें लगता है कि ऐसे कीर्तिमान पद में उनको निरंतर हमेशा बैठे रहना चाहिए। ये मेरे हृदय से शुभकामनाएं हैं। और जो आपने कहा गुटबाजी की, तो देखिए, घर के अंदर ये हमारे घर का मामला है। तो घर के अंदर हम जब 4 भाई रहते हैं, और घर के अंदर जब लंबा परिवार होता है ना, आज भारतीय जनता पार्टी मतलब एक समुद्र के बराबर है, मतलब अपार कार्यकर्ता, अपार परिवार है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बीच का है। मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि घर के अंदर जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो खटपिट होता है। तो ये मेरा घर का मामला है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि आज पार्टी जो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मैं है, तो उसका एक ही रीज़न है कि हम सब एक हैं। कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहता है। अब जैसे आपने बात कहीं ना कहीं घुमा के आप हमसे पूछ रहे हैं, तो जैसे कि कोई भी कार्यकर्ता अधिकार क्षेत्र में होता है कि सबकी इच्छा होती है वो टिकट की दावेदारी कर सकता है, टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट मांगने तक मांग सकता है। इसके बाद अगर टिकट पार्टी ने जिसको दे दिया तो हम उसके हो गए।
फिर इसके बाद कोई खटपिट नहीं होती है। तो कुल मिला के हमारी पार्टी में अब जैसे जिलाध्यक्ष जी को आपने इसमें घसीटा, तो अभी हम आपको पहले बोला कि हमारा चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में ही हुआ। तो कुल मिला के आपने ये नहीं पूछा कि हमारी पार्टी ने कितने महापौर जीते, हारने की बात कि रीवा हार गए। तो ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो हम मतलब हमारे अंक घट गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो लोकतंत्र है, कहीं हारना कहीं जीतना, लेकिन हार का पचाया लिया अपना बचा। नहीं कोई बिल्कुल कोई गम नहीं है, यह अपच है वह हार की। नहीं हाँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ भाई कांग्रेस पार्टी के महापौर जी को, कांग्रेस पार्टी को रीवा में महापौर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। उस जनपद के जनता के सम्मान में, जनमत के सम्मान में उनको अच्छा काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 साल हो गया, 1 साल होने जा रहा है, हो गया, तो आप ये बताइए कि इसमें जनता का नुकसान हो रहा है। भाई आप ऐसा 1 साल में क्या काम करके एक प्लान होता है, एक कार्य करने की एक गति होती है, एक सीमा होती है, मतलब 1 साल का समय बहुत होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने तो हार स्वीकार कर ली भाई, हमारी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली। आपको जनता ने जनमत दिया है, आपको जनता ने जिताया, आप उस विश्वास पर खड़े उतरिए। तो हमें तो अभी ऐसा नहीं लगता है तो कि जिस तरह जनता ने उनको जिस विश्वास से जिताया है तो ऐसा कार्य उन्होंने शहर में किया हो, तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ वो और अच्छा काम करें आगे। चलिए, निश्चित तौर पर एक बढ़िया वो सधा हुआ जवाब संजय द्विवेदी जे भारतीय जनता पार्टी के रीवा के जिला उपाध्यक्ष हैं उनके द्वारा दीन गा। और यह कहा गा कि घर में बर्तन है और बर्तन में खड़खड़ाहट हो रही है, लेकिन जब खड़खड़ाहट सड़क तक आ जाए, घर के बाहर आ जाए, तो वह फिर बात तो कुछ हो जाती। ये अपना विचार है लोगों का, सबका अलग। कबो नहीं सुनन कि यह बात हो थी कि गुटबाजी है भाजपा में, कबो सुनबे नहीं, कभी नहीं सुना, आम पब्लिक के से नहीं सुना। और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के भाई लोग बोलते होंगे, भाई हम कहते हैं कि वो लोग बोलते हैं, तो पहले अपने घर को, भाई अपने घर को संभाल लो भैया, हमारा घर संभरा है, हमारी की टेंशन ना करो, पहले अपनी की टेंशन करो। कम से कम अंक बढ़ा लो, कम से कम अंक बढ़ा लो, तो कहीं बात करने के लिए बढ़वाइन तो नहीं दी। राहुल गांधी जी के सदस्यता खत्म कर दी थे, सवाल नहीं पूछे दी, माइक बंद कर दी थे, आरोप लगावत थी कांग्रेस। अब हालांकि अभी तक लोकतंत्र के हत्या के आरोप लग रहा है भाजपा पर। और अपना सुने हो कि राहुल गांधी जी के द्वारा एक बयान दीनगा, वो कहिए कहा गा कि यह OBC के अपमान है। और वो कल के सूरत कोर्ट में अब जो है मानहानि के दावा कीनगा, वो में एक्शन ये भा कि तुरंत सदस्यता खत्म हो गया। हम एक भारत के नागरिक हैं जी, और पूरा हिंदुस्तान, हर एक नागरिक, हम सब एक हैं। हमारा अधिकार यह नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर या जातिगत टिप्पणी किसी समाज के ऊपर हमको अधिकार नहीं मिला है, या किसी के बारे में हम अनुशासन का जो पाठ होता है, तो पहले हम यह कहना चाहते हैं कि इतने बड़े गरिमामयी पद में परिवार उनका था और देश का नेतृत्व भी उनके परिवारजनों ने चलाया, तो कम से कम इतनी सीख होनी चाहिए कि चाहे लोकसभा का सदन हो, चाहे कोई मंच हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, तो कम से कम इतना तो उनको ख्याल होना चाहिए। भाई राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मुखिया को इतना तो अनुशासन रखना चाहिए कि हमें समाज में किन शब्दों का उपयोग करना है। आज मैं यह कह सकता हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा लेवल नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि
उनसे ज़्यादा अनुशासन में तो हमारे पार्टी का हम जैसा कार्यकर्ता एक अनुशासन में रह के काम करता है और समाज को समझता है और हर वर्ग को समझता है और एक राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को एक गर्व के स्तर पर जिस तरह से हम लोग महसूस करते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया है और एक आने वाले समय में एक वैभव की ओर बढ़ रहा है। आज हमारा देश पूरे विश्व में आज यह खड़े होकर यह कह सकता है कि हमारा देश जो हिंदुस्तान है, कल की बात अगर देखा जाए तो जब हम लोग छोटे थे तो जब किताबों में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे, तो कहीं किसी दूसरे देश की जब बात आती थी तो ऐसा लगता था कि हमारा देश कमज़ोर है। आज हमारा देश सभी दिशाओं में मजबूत है। मैं तो यह कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके हाथों में हमारा देश चल रहा है। आज मैं एक आम नागरिक की हैसियत से अगर बोलूं तो यह कह सकता हूं कि हम सब सुरक्षित हैं, हम सबका सम्मान सुरक्षित है, हम सब गर्व महसूस करते हैं कि हम इस भारत माता की माटी के बेटे हैं। और इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कह सकता हूं। चलिए, निश्चित तौर पर जो अभी अपना कहने लगे हैं कि राहुल गांधी जी पर अपना सीधे सीधे यह बात कह रहे हैं कि उनके अंदर जो अनुशासन है वह हो चाहिए, अनुशासनहीनता जो करते हो के साथ ऐसे लगभग बर्ताव होता। अब अभी अपना बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बड़ा मतलब गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं अपना क्या लागत है देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसा कुछ मुद्दा है? नहीं, आज के डेट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपका कल 2 कमरे में गुजारा होता था, ठीक। पापा जी से पूछिए बब्बा जी कितने कमरे में रहते थे, बब्बा जी कैसे गुजारा करते थे। आज आप उस पुराने 2 कमरे में आप खुद नहीं रह सकते हैं। तो ये अब जनरेशन बढ़ रहा है, तो जनरेशन बढ़ रहा है तो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो जब खर्चे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ती है तो इनकम स्रोत भी तो आ रहा है। आज ये बताइए कि देश में आज प्रदेश की बात करूं चाहे देश की बात करूं, कल तक कोई हमारे पास रोजगार का संसाधन नहीं था। आज हमारी पार्टी ने हर दिशा में हर व्यक्ति को, चाहे युवाओं को आप ले लो, चाहे महिलाओं को ले लो, सशक्तिकरण की बात करें, चाहे बेटियों को आप ले लो, तो हर दिशा में कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से कई ऐसे संसाधन, कई ऐसे योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार नीतियां बना ही रही है कि युवाओं को किस तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मैं दे सकूं। तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो इधर आप नहीं जा रहे हो, आप उधर महंगाई पर जा रहे हो। नहीं, महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई महसूस नहीं होती। महंगाई किस बात की, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 1150 रुपये के गैस सिलेंडर का काम होना महंगा है या सस्ता है? नहीं, ये पहले बताइए कि आप ये पहले बताइए कि मैं 1100 1150 की सिलेंडर की बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कल गैस सिलेंडर नहीं थी और जब लोगों को ब्लैक में मिल रही थी तो वो 300 की जगह 400 की जगह 800 में मिलती थी। आज 5-7 साल पहले, 10 साल पहले की बात आप ले लो, 10 साल पहले की। तो आज आप सुविधा नहीं देख रहे हैं, लाभ नहीं देख रहे हैं कि आज मैं उन किसानों को आप देख लो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, समझिएगा मेरी बात को। आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं तो महंगाई आपको दिखती है, लेकिन उसका लाभ भी आप देखो कि महंगाई के साथ साथ हमको सब्सिडी क्या मिल रही है। सब्सिडी तो भी हमारी सरकार बिल्कुल निचले क्रम से लेके एक मिडिल क्लास जो पात्र व्यक्ति हैं और एक मान के चलिए कि मीडियम हाई तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब सब लोग इस गैस उज्ज्वला योजना का लाभ हमको लगता है 80% लोग। नहीं तो उज्ज्वला योजना मतलब नहीं अपना ठीक है, उज्ज्वला योजना के ध्यान देवान कई एक उज्ज्वला योजना खाली टंकी घरेन में पड़ी है, दोबारा रिफिल नहीं भैया। सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है कि दोबारा लगभग
बहुतायत संख्या में ऐसा उज्ज्वला योजना कनेक्शन है जेका दोबारा रिफिल करावा ही नहीं का, वह एक बेर है भर का भा काहे कि इतना पैसा नहीं है लोगन के लगे कि हाँ। ये बताइए कि अगर मैं कोई चीज़ आपको 5 रुपए में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, तो आपको उसकी अति आवश्यकता है कि आपको, आपके घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, आपको काम भी ज़्यादा है, आपके सुविधा में फ्री गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराई गई। अगर आप उसको 100 रुपए में या 50 रुपए में, एक उदाहरण के रूप में, आप उसको रिफिल नहीं करा सकते, आप उसको भरा नहीं सकते, तो आप उसमें भी दोषी सरकार को नहीं। तो रिफिल 100 रुपये 50 में कहाँ हो रहा है? 1150 लाख, 1150 आज की आप बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो आपकी आज तो आज बनी ना। नहीं, खाना आज बनेगा, तो आपने तो संख्या भी बढ़ा दी ना। हम कहते हैं कि आज आपने संख्या तो भी बढ़ा दी। कल अगर 1 लाख बहनों को, 1 लाख घरों में, मान के चलिए, एक सही आंकड़ा नहीं मैं बता सकता, उदाहरण के लिए, कि अगर 1 लाख घरों में उज्ज्वला योजना के तहत 1 लाख घरों में गैस सब्सिडी का लाभ मिला, आज वो 1 लाख से जाके 1 करोड़ घरों में गैस सब्सिडी का जो लाभ मिल रहा है, तो इसको आप नहीं देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि कल वो जो व्यक्ति ब्लैक में मिट्टी का तेल लाता था, ब्लैक में वो कहीं से जाके लकड़ी लाता था, जिसके बाद गैस चूल्हा नहीं था, और मान लीजिए जो उज्ज्वला योजना के तहत वो लाभ नहीं पाया है, तो वो जब ब्लैक में 4,500 और 10,000 का गैस खरीदता है, तो उससे अब पूछिए कि ये 1100 सस्ता है कि वो ब्लैक वाला में जो 11,000 का खरीदते थे कि वो महंगा है। चलिए ठीक है, या तो होगा गैस के महंगाई अपना कह रहे हैं कि जो में लोगन के जो है बढ़ोतरी है और योजना के लाभ जो है जन जन तक पहुँचावे में, ये ठीक है। जो राशि बढ़ी है वह कहो न कहो जनता के लगन पहुँच रही है, माध्यम कुछ हो इसका, तो ठीक है। बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी कम सब कहाँ की बात करी? बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बात करी थे, बेरोजगारी कहाँ? नहीं, अब है हम कहा आज ये बताइए, घरे के महुआ बिना न जाए, बघेली में कहावत थी, बेरोजगार और महुआ बिना बघारे जाए, तो हम काहे का विदेश के थोड़ा पूछब। हम तो यह पूछब कि जो अपने आसपास जो अपना का देखा तो ईमानदारी से बात देखी का है कि वह वक्त वह दौर चलागा जेमा लोगन तक सूचना पहुँचाए में बड़ा वक्त लागत रहा। आज हाथे मसलगी योजना है, हाथे मसलगी जगह के समाचार हैं, उनका मालूम है कि कहाँ का हो रहा है, कहाँ का घटना हुई है, कहाँ बेरोजगारी की का स्थिति है। तो मतलब अपना ईमानदारी से आप पूछते हैं, कहे कि एक जागरूक युवा से जो सवाल पूछे जाते और जो उत्तर मिला थे, वह जनता कम से कम समझे कि वास्तव में उनका नेता हमारे दर्द का समझ रहा है या नहीं। तो मध्य प्रदेश में है बेरोजगारी? बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी उस व्यक्ति के लिए है जो खुद अपने मन से टूटा हुआ है, जो कुछ करना नहीं चाहता है। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह रोजगार के लिए नए नए संसाधन, नई नई योजना, नई नई नीति बना के हर व्यक्ति को मजबूत करने में बिल्कुल अग्रसर है। आप ये बताइए कि एक एक व्यक्ति को आप इतनी सब्सिडी मिल रही है हमारी सरकार से, आप कोई उद्योग का धंधा क्यों नहीं खोलते हो? आप कोई फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते हो? बिना आप कहते हैं कि बैंक को जाए तब फिर बैंक मॉर्गेज करावत है कि प्रॉपर्टी देवे तब फिर लोन दे, घूस लागत है चरहू का। कितने लोगों ने इसका लाभ उठा के आज अपना छोटा सा व्यापार को खोलते हुए बड़ा उद्योग खोल चुके। मैं तो कई कांग्रेस के लोगों को जानता हूं जो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो हमारी सरकार ने चलाई है, तो कई ऐसे कांग्रेस के लोग आज बड़ी बड़ी उद्योग का धंधा खोले हैं और करोड़ों 1.5 करोड़ उस योजना के तहत अपना विकास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो मैं तो कांग्रेस के लोगों का भी नाम गिना सकता हूं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने सबके लिए बनाया है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन रोजगार, जो आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार सिर्फ ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी ही मिले। रोजगार का मतलब होता है कि हम सक्षम हो जाएं, हम किसी धंधे में लग जाएं, हमारा व्यापार शुरू हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी एक बेरोजगार ही व्यक्ति था। मैं तो बहुत गरीबी भी देखा, मैं बहुत ही निचले क्रम में मैं
संघर्ष किया और आज जाके यहाँ मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ, आज समाज में भी स्थापित हूँ। एक उदाहरण के रूप में कह सकता हूँ कि ना मेरा कोई बैकग्राउंड था, मेरे पिताजी भी, मैं जब 12-14 साल का था तब वो गुजर गए थे, मेरी 5 बहनें थी। तो अब उससे ज़्यादा संघर्ष मैं कह सकता हूँ कि संघर्ष सब करते हैं, बिना संघर्ष का कोई आगे नहीं बढ़ता। तो लेकिन मैं खुद अपने आप को एक उदाहरण के रूप में, एक युवा के रूप में युवाओं को मैं दे सकता हूँ कि रोज़गार रोने से नहीं मिलता है, रोज़गार हमको स्वयं पैदा करना होता है। हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक हमारा एक विजन होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। रोज़गार तो हम पैदा करेंगे, अपने आप को सक्षम हम करेंगे। हमने अच्छा संघर्ष किया और मैंने कहीं नहीं गिड़गिड़ाया और न मैंने कहीं हाथ फैलाया और आज मेरा खुद का बिजनेस है, अपना स्थापित किया और अच्छा खासा मेरा बिजनेस व्यापार है और कई लोगों को मैं रोज़गार में अपने संस्था में रखा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी संस्था इतनी बड़ी हो जाए कि मैं सभी लोगों को रोज़गार दूं और सबको प्रेरणा भी देता हूं। सभी सुने हैं कि चपरासी के एक नौकरी निकली रही, एक लगभग 3-4 पद रहे हैं, मगर ओमा 10,000 MBA, BTech और BA, MA, B.Ed मतलब एक से सुपर पढ़ैया जो है वह चपरासी के नौकरी खातिर आवेदन करे रहन। अपना का नहीं लागे कि पढ़े लिखे के बाद यदि इतने संघर्ष, हम कहते हर केहू के किस्मत संजय द्विवेदी अस नहीं हो सके, ठीक है, व्यापार करब तो रिस्क रही है। अब जे 4 लाख 5 लाख 6 लाख ऋण कर्जा कह के बाप महतारी पढ़ाइन लिखाइन कैसो के, तो यह लागत है कि सरकारी नौकरी आए जी या कोनो या तो एक ठे जो है स्थायित्व तो मिल जाई। तो ये बताइए 10-10 हज़ार लोग चपरासी के नौकरी में वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी खातिर आवेदन फॉर्म भरते। मतलब एक अपना से युवन के दर्द के हम बात करें चाहते, वह दर्द अपन का नहीं देखा है। हम युवाओं के साथ हैं। आपको मैं बता दूं कि रीवा ज़िले में सबसे ज़्यादा युवा हमको मानते हैं और मैं आपके माध्यम से युवाओं को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इतनी ताकत दिए हैं कि हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि युवा संजय के साथ है, युवा संजय के साथ है। तो युवा वो मेरे हृदय के टुकड़े हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन मैं सब युवाओं को यही कहता हूँ कि माता पिता बड़े अरमान से अपने बेटे को पढ़ाते और कई संघर्ष करके और कितनी परिस्थितियाँ से गुजर कर जब माता पिता मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये बताइए कि महंगाई को आप बार बार महंगाई की जब बात करते हैं तो मैं एक चीज़ से ज़रूर यह कहना चाहूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति माता पिता है और पढ़ाना अपने बच्चों को चाहता है, तो आज हमारी सरकार ने इतनी सुंदर सुंदर स्कूल, CM राइज जैसी स्कूल, B.Ed कॉलेज, इंजीनियर, आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, आप IAS की तैयारी कर लो, आप IPS की तैयारी कर लो, तमाम जो उच्च पढ़ाई होती है, कंपटीशन होता है, बच्चों का अरमान होता माता पिता का। कल तक उनको सिर्फ सोच भर सकते थे, चूँकि गरीबी थी, उस लेवल के नहीं थे तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। आज हमारी सरकार ने सब सुविधा दिया है कनिष्ठ भैया, और सभी सुविधा का जो उपयोग है तो हमारे प्रदेश के बच्चे और माता पिता ले भी रहे हैं। लेकिन मैं जो आप अब रोज़गार की बात कहे पुनः से उन युवाओं के लिए, तो मैं यह कहूँगा कि रोज़गार सरकार बनाती है, संसाधन ढूंढती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकारी जॉब ही, मैं पुनः से फिर से यह कहता हूँ कि सरकारी ही जॉब नौकरी कहलाती है। जब PM मोदी के ऊपर तो यह आरोप लगावा थे कांग्रेस की पकौड़ा बना ले, यह एक व्यापार है, समोसा बना ले, यह एक रोजगार है। तो ये कांग्रेस इनका तो हम बता ही लागन कि कांग्रेस का खुद का विचार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनका थोड़ी हम यह रोजगार मानी थे, तो यह तो रोजगार है लागत अपना नहीं। भाई कोई भी काम करिए आप, कोई भी काम करिए, कोई भी छोटा नहीं होता है। अभी मैं एक छोटी सी दुकान है का उद्घाटन करके, मतलब शुभारंभ करके आया, और टी स्टाल की दुकान है और उससे भी छोटी है,
और वो भी युवा है, तो कितने उमंग से और कितने उत्साह से, कितने खुशी के साथ उसने अपने दुकान का भी शुभारंभ कराया। रोजगार मानित हुआ, तो रोजगार है भाई, एक तरह से वो रोजगार है। आज ये बताइए कि आज वो व्यक्ति से अगर बगल वाले दुकान वाले से पूछा गया कि आप दिन भर में मतलब कितना कमा लेते हैं, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैक्सिमम मतलब छोटी सी दुकान है, मैक्सिमम 2000 रुपये। तो 2000 मतलब 2 तिहाई 6, 60,000 रुपये महीना, मतलब वो 60,000 महीने कमा रहा है। तो ये रोजगार नहीं है? आप इसको क्या मानेंगे? 60,000 रुपये वो महीना अपने मुंह से बोला। आप बताइए कि पहले लोगों को, आज रीवा इतना अपना डेवलप हो गया है कि लोगों को रीवा रोजगार देने लगा। गणेश भैया, पहले आप चले जाओ कि भोपाल में आप चले जाओ, आप मुंबई चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, मतलब देश के अंदर कहीं जाओगे तो रीवा के लोग मिलते थे। आप किसी होटल में चले जाओ, किसी मतलब अहाता में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, मतलब ठेले में खड़े हो जाओ, रेलवे स्टेशन में खड़े हो जाओ, मतलब कुल मिला के हर जगह रीवा वाले ही लोग मिलते थे। आज ये स्थिति है कि आज रीवा वाले वहाँ नहीं जाते। आज रीवा में खुद का बिजनेस खुला है, व्यापार लोगों ने बढ़ाया है, उद्योग का धंधा लाया है, तो सभी लोग रीवा में अपने घर में काम कर रहे हैं। तो ये अब इसको क्या बोलेंगे कि मतलब इसमें संतुष्ट है ना अपना? बिल्कुल कि अभी आने वाले समय में मैं निश्चित रूप से मैं यह कहूँगा कि जिन युवा भाइयों को रोजगार का जो संसाधन तलाश रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हारे ना, वो संघर्ष करते रहें, खुद का पहला धंधा बनाएं, खुद का रोजगार बनाएं। और सरकार अभी बहुत सारी नीतियां बना रही हैं, बहुत सारे जगह अभी निकाल रही है, कई हजार सभी विभागों में। तो लगभग आप थोड़ा सा रुकिए, तो थोड़ा सा समय तो और दीजिए। आप अगर कांग्रेस को 70 साल, आपने कांग्रेस को अगर 70 साल दिया है लगभग है, तो हमारी पार्टी को अगर देखा जाए देश में, तो 2014 के बाद अभी कितने साल हुआ है? आप खुद बताइए। मध्य प्रदेश में तो 16 साल से लगातार शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार थी, 3 बार से चौथी बार भी हाँ हमारी पार्टी सरकार चल रही है। लेकिन मैं केंद्र की डबल इंजन की बात कर रहा हूँ कि जब कोई चीज़ जब बढ़िया मजबूती से आती है, जब डबल इंजन की हो ज़्यादा रफ्तार में चलती थी। पहले शिवराज जी ने अकेले दम में अपने सरकार को, पार्टी को चलाया, मध्य प्रदेश को चलाया, दूसरी बार अपने दम में फिर से सरकार को लाए और इतनी सारी योजना बनाए कि योजना तो मैं जनपद में काम किया, मेरी माँ जनपद अध्यक्ष थी, तो मैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक योजनाएं अगर आपको बताने लगूं तो हमको लगता है सुबह हो जाएगी। आप इन कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि आपकी सरकार लगभग 70 प्लस थी, मतलब 70 साल तक रही, हम कह सकते हैं 50 वर्ष रही। तो आप एक भी योजना बता दो ना, एक भी गरीबों को के लिए योजना बता दो जो आपके सरकार में गांव के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को मिली हो। एक इंदिरा आवास की बात करते हैं बार। मैं तो देखा कि मैं जब जनपद में गया, मेरी माँ अध्यक्ष हुई, तो मैंने कहा ये इंदिरा आवास योजना से जो पैसा मिलता था ये किस गांव में बनी है। मैंने सूची निकाला और सूची निकालने के बाद कि मैंने देखा कि उस सूची में मैं गांवों को देखा, चिन्हित किया कि इसमें देखा जाए कि कितने बने, तो एक भी घर हमको नहीं मिले। तो जब लोगों से पूछा तो बोले कि 45,000 में, 20,000 में कौन सा घर बनता है। आज मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे बने तो उन्होंने गरीबों के चेहरे में जो आंसू थे उसको मुस्कुराहट में तब्दील करने के लिए एक हर गरीब का सपना होता, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे रहने के लिए छाया हो, एक हमारे सर के ऊपर छत हो। उन्होंने सबसे पहले यह काम किया कि सभी गरीबों का घर पक्का बनवाया। आज आप देखो, गांव में चले जाओ, आप गरीबों से पूछो ना, हमसे ना पूछो, आप उन गरीबों से पूछो। आप नीचे गांव में चले जाओ,
और जिनका घर बना है और जिनका नहीं भी बना वो भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। का लागत है यह प्रधानमंत्री आवास योजना अपना वचन के मास्टर स्ट्रोक है जो उनके दम पर 2023 के चुनाव जीता। अरे प्रधानमंत्री भर का अपना मानी थे। प्रधानमंत्री जैसन कई ठे योजना ऐसा नहीं जो स्टोक का स्टोक है जी। भाई स्टोक का मतलब ये होता है 2000 में स्ट्रोक फेल काहे हो गया? कौने 2000 में 2018 में काहे फेल? 2018 में कहाँ सरकार नहीं बना पाए? ऐसा नहीं। आरोप लगावती कांग्रेस की खरीद फरोख्त करी थे, हमारे विधायक खरीदी थे, फिर उसके बाद अपना सरकार बनाई थे। क्यों नहीं खरीदी? अपना से बताई अपने से भाई को सरकार अपने से गिर जाए। हम अपन गाड़ी खुदे पलटा दी कह दी दूसर पलटाई से ये कौन बात है भाई? अपन गाड़ी अपने से पलटाए अपने से उठावा। हम तो नहीं पलटाना अपन से, हमारा तो चलती नहीं है गाड़ी और चली नहीं रही है लगातार। तो स्वाभाविक बात हवा अपना निकाल दी गाड़ी के तो टायर में जब हवा अनबैलेंस हो गए तो पलटवा ना करी। कोई किसी का हवा नहीं निकाला, इनकी हवा स्वयं अपनी हवा ये खुद निकाल देते हैं और पलटा देते गाड़ी और गाड़ी पलटा देते हैं, बोल देते हैं एक्सीडेंट हो गया। भाई ये बताइए दूसरा एक्सीडेंट कर गया, इनका तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है। इन लोगों का तो सीधे मकसद है, एक ही बात करते हैं, पहले अपनी गिरेबान पर झांको फिर दूसरे पर आरोप लगाओ। भाई ये संजय द्विवेदी प्रबल दावेदार हैं सिमरिया विधानसभा सीट से। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपना के कह रहा है। बिल्कुल मैं एक भाई काम बोलता है। मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैंने आपसे पहले ही बताया कि कार्यकर्ता हर कार्यकर्ता का अधिकार है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपने अधिकार की बात रख सकता है पार्टी फोरम में। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ जो पार्टी निर्णय करेगी वही सर्वोपरि है। हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे यहाँ पार्टी महत्वपूर्ण होती है। जो हमारे पार्टी फोरम में रखें दावेदारी अपनी। नहीं, मैं क्यों रखूँगा? हमारी पार्टी खुद देखेगी। हमारी पार्टी ये बताइए कि कौन टिकट मांगता है और किसको दे देती है। पार्टी हमारी टिकट मांगने से नहीं देती है, उसके काम पर देती है, कार्यकर्ता को देखती है और जिसको जनता चाहती है। निश्चित रूप से पार्टी जो निर्णय करती है वो सर्वोपरि होती है। पार्टी के पास, पार्टी के फोरम में भाई हम आप कहते हैं कि आप बात रखें, बात रखने का जब समय आएगा तो वो भी करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है। अभी हमारे वर्तमान विधायक हमारे सम्माननीय के.पी. त्रिपाठी जी हैं और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं और जनता के बीच लगातार जा भी रहे हैं और काम भी हम बताए पूरे ज़िले में हमारा जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार की जो नीति है, जो विजन है, उस हिसाब से पूरे ज़िले में काम हो रहा है। आप देख लो, दे तोला चले जाइए। चुनाव लड़े के मन है? बिल्कुल, क्यों नहीं। मान ली टिकट दे थी पार्टी, तब का मुद्दा के तहत जनता के बीच जा मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी ही चुनाव जीतेगी, भाजपा जीतेगी। और पार्टी ने अगर ऐसा मौका दिया तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। हर एक कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य की बात होती है कि पहली खुशी तो इस बात की होगी कि मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, ना कोई बैकग्राउंड हो, ना कोई सपोर्ट करने वाला हो। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे इस लायक अगर समझेगी तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और राजनीतिक गुरु के का मानित? देखिए, राजनीति में हमने जब राजनीति शुरू किया तो पहले तो मैं बिजनेस करता था, व्यापार करता था। और व्यापार के बाद जब जनपद का चुनाव आया 13-14 में, तो मान के चलिए कि मेरी माँ जनपद सदस्य हुई और फिर अध्यक्ष हुई, 15 में अध्यक्ष हुई। इसके बाद मान के चलिए कि एक राजनीति का जो प्रथम पड़ाव था तो वही था। तो मेरी राजनीतिक गुरु मेरी माँ हुई। अगर माँ अध्यक्ष हुई तो मैं एक प्रतिनिधि के रूप में काम किया। तो जब प्रतिनिधि के रूप में काम किया माँ के चरणों की कृपा से, और जब एक प्रतिनिधि काम करता हो उनके नीचे, तो निश्चित रूप से गुरु मेरी वो हुई। अब आया पार्टी की बात। तो पार्टी में जब मैं 2008 से आपको मैं बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सदस्यता ली थी और तब से हमने उनको अपना नेता माना। फिर इसके बाद
काम करता रहा पार्टी में, एक विचारधारा से बिना कोई पद तो अभी मुझे पार्टी से मिला, लेकिन मैं 2008 से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, चूँकि मेरे पिताजी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बड़े फैन थे और पूरा घर मेरा भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से था और उसी हिसाब से पार्टी के लिए भाजपा में हमेशा काम करते रह गए। तो राजनीतिक गुरु अगर माना जाए तो एक माँ अगर हो जाए, माँ को कोई अपना आदर्श मान ले तो आदर्श तो हर बेटा अपनी माँ को मानता है। पार्टी के तौर तो पर पार्टी लेवल में मैंने बताया कि 2008 में जब मैं पार्टी में सदस्यता लिया और सदस्यता लेने के बाद सदस्यता किससे लिया, तो महत्वपूर्ण चीज़ तो ये निकल के आती है ना, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सदस्यता लिया। तो राजनीतिक नेता तो मेरे वही हुए, चूँकि उनके हाथ से मैंने सदस्यता ली, फिर मैंने पार्टी में काम करना शुरू हुआ। फिर बाकी नेता तो हमारे सब है, हमारे माननीय बीडी शर्मा जी हैं, वो प्रदेश के जब महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित उनके सानिध्य रहकर हमें काम करने का एक अवसर सौभाग्य मिला, मौका मिला। यहाँ जब वो प्रभारी थे तो उनके सानिध्य बहुत काम करने की एक ताकत मिली और वो सिमरिया भी गए, उनके साथ कई जगह मैं गया भी और फिर बीच बीच में मैं भोपाल भी जाता था। तो निश्चित रूप से नेता तो फिर सभी नहीं, बहुत बदलत रह गया गुरु का, नहीं कोनो स्थायी गुरु नहीं मिला। पहले शिवराज सिंह जी, फिर बीडी जी, फिर वो नहीं यह तो अपना घुमा फिरा के लड़ाई भिड़ाई वाला शब्द निगार भाई थे। तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मेरे नेता शिवराज सिंह चौहान गुरु नहीं। गुरु शब्द कैसे आप बार बार पूछ रहे हो? गुरु और नेता में अंतर होता है क्या? बिल्कुल, नेता और गुरु में अंतर यह है कि भाई नहीं, गुरु का है देखिए जो शिष्य का देत है, हाँ ठीक है, और उसे शिष्य बड़ी अपेक्षा रखत है, अपन सुख दुख हर में के बाद शेयर कर सकत है, राजनीतिक कुछ महत्वाकांक्षा ही हो उसे बता सकत है। तो और गुरु बड़ा सहज होते शिष्य खातिर। मैं तो फिर न शिष्य हूँ ना गुरु मैं कह सकता हूँ, चूँकि जो आपने कहा कि गुरु शिक्षा देते हैं, गुरु आगे दिशा देते हैं, गुरु कुछ देते हैं, तो मैंने कुछ मांगा नहीं। मैं नेता इसलिए कहता हूँ कि मैं पार्टी में जुड़ा तो वो नेता तो ऑलरेडी सबके हैं। एकलव्य द्रोणाचार्य वाले गुरु आहन का अपना की मतलब वो मूर्ति रखी के द्रोणाचार्य के एकलव्य तीर धनुष चलाऊ सिख ही न। आप पूछना क्या चाहते हैं? आप पूछना क्या हम सीधा सवाल है कि राजनीतिक गुरु जे के आदर्श पर अपना चले चाहिए थे, जैसे अपना अपन राजनीतिक महत्वाकांक्षों बात बताए सकी थे, उनसे सलाहों ले ही थे कि भाई हम पार्टी में का कुछ एक्टिविटी करी, का कुछ तैयारी करी, जैसे मतलब हमार एक राजनीतिक कद है। जैसे अपना बताएं 2008 में सदस्यता लिहन, फिर अपना बताएं कि हमका उपाध्यक्ष के जिम्मेदारी मिली, अब आगे नहीं, अब नहीं 10 साल बाद फिर के बाद अपना का अध्यक्ष के जिम्मेदारी कैसा मिले, मतलब एक निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षा सबके होती। हमको देखिए, हमको अध्यक्ष नहीं बनना है, हमको हम आपको मैं बता दूं कि संगठन में जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दिया, पूरी निष्ठा ईमानदारी से मैं जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। जो भी जिम्मेदारी मुझे दे देते हैं वो उसको बेखूबी मैं निभाता हूं, लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूं। और राजनीति में जो आप बात करते हैं तो मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। मेरा एक ही संकल्प है, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मेरी एक ही लालसा है कि मैं जनता के बीच रहकर काम करूँ, वो माध्यम मैं बनाना चाहता हूं और पार्टी के झंडे के नीचे मैं काम करना चाहता हूं। चलिए, भारत का हिंदू राष्ट्र बने चाहिए न बने चाहिए? बिल्कुल। काहे? अब आप ही पूछिए काहे का जवाब एक नागरिक से आप पूछोगे तो आज ये बताइए कि आज हमारी विचारधारा ही एक है कि एक एक व्यक्ति आज जो हमारा देश कमज़ोर है, आज हमारा देश जो कमज़ोर है, तो ये वैचारिक जो मतभेद होते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है। पार्टी, आप अपनी पार्टी की अपनी विचारधारा अपनी रख सकते हो, हम अपनी रख सकते हैं, तीसरा अपनी रख सकता है, लेकिन जब देश की बात आए तो एक आवाज़ होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो उस माटी के, उस वृक्ष के सभी फल हैं ना कि नहीं है। मैं भी भारत माता की माटी का एक बेटा हूँ, आप भी हो, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो इसलिए जब भारत की बात आए, जब भारत माता की बात आए तो हम सब एक हैं। हमारी जो वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक जिसको कहते हैं,
तो ये जो गुलामों वाली जो नीति थी जो हमारे देश में कुछ लोगों के बीच अभी भी वो माइंड वॉश हो रही है। जैसे कि आप देख लो कि ओवैसी जी जैसे व्यक्ति अगर जब समाज में एक जहर घोलने का जब काम करते हैं तो किसी का नुकसान नहीं करते हैं, अपनी भारत माता का नुकसान करते हैं। आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि अगर एक किसी व्यक्ति का नुकसान हो गया हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति का, तो मान लीजिए हिंदुस्तान का नुकसान हो गया। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जब भारत माता की बात आती है तो भारत माता की जय हो। ये तो मैं हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाए से का अपना ही में विश्वास नहीं करी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। हिंदू राष्ट्र जो है, क्या जरूरी है कि कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर कट करके प्रमाणित करके बताई जाए? आपको हमने बताया नहीं, छोटा सा उदाहरण दे दिया कि ओवैसी जैसे व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बने से ओवैसी बाहर हो जाए देश से? नहीं बाहर ना, वो तो देश के भी हैं, वो अपने देश के हैं। वो क्यों बाहर? वो समझ जाएं कि हिंदू राष्ट्र हमारा देश पूरा मय हो जाए, हिंदूमय हो जाए, वो समझ जाएं इस बात को। तो होगा कैसे? पहले अपने आप को सुधार लें तो अपने आप हो जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा को सुधार लें। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बने चाहिए ना? बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए ठीक है। अब हालांकि बहुत ज़बरदस्त बातचीत के दौर है, वो हमारे तब मन में बहुत सारे सवाल हैं, मगर वक्त के एक जो है कहा जाए कि वक्त के एक मर्यादा है कि कम समय में ज़्यादा कुछ, हालांकि बहुत कुछ निकल चुका हुई और अपना बहुत कुछ जान चुके हो संजय द्विवेदी जी, और अपना के विचारन का लेके अब कुछ नेतन के नाम ले, विंध्य के नेतन के, जिनके बारे में अपना का गागर में सागर भरे वाला काम करे के, कम शब्दन में उनके बारे में जो है बोले है। मतलब बहुत छोट का, यदि कोनो व्यक्ति का परिचय दे के हो तो हम कम शब्दन में का व्यक्त करब, वह अपना से हम फटाफट अंदाज में पूछब और वह अपना बतावे के हम उम्मीद करी थे, प्रयासों करब। आज ये पूरा हम इनका आज लाद लई डारब का बुढ़ाइन देव। हाँ नहीं ये बुढ़ावे के नहीं, भाई नेता के बारे में अपना का सोची थे, अपना भाई पार्टियों में हैं ओके बीच, ओके बाद जनतों के बीच में जई थे तो जनतों के अपना का नज़रिया मिला थे, खुद के नज़रिए का होते, ए वजह से हुआ नाम ले चाहिए थे। जैसे पहला नाम हम ले कहे कि अपना जैसा बतौबे बहन की रीवा एक अच्छा विकास के केंद्र बना, महानगरन के तर्ज में विकास भा, राजेंद्र शुक्ला जी का कहा उनके बारे में कम शब्दन? बहुत अच्छे नेता और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं और सभी मैं ये कहूँगा कि उनका तो एक उदाहरण दिया जाता है, शीर्ष नेतृत्व मानते हैं उनका। एक नाम है विकास पुरुष का, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो वास्तव में अजय मिश्रा बाबा, उन्होंने भी संघर्ष किया है और अगर संघर्ष का ही परिणाम उनको विजय प्राप्त हुई है, अब इससे ज़्यादा क्या बोला जा सकता है। गिरीश गौतम सर्वश्रेष्ठ, मतलब जिसको कहते हैं कि मैं अपने आप को, मैंने बोला कि एक कीर्तिमान जिसको कहते हैं, गौरवशाली, वैभवशाली, मतलब व्यक्तियों में अगर गिना जाए तो मैं गिरीश गौतम जी को माननीय अजय सिंह पटेल जिलाध्यक्ष भाजपा, बिल्कुल उनका नेतृत्व तो मैंने संगठन के मामले में मैंने देखा है, जिस अनुशासन से उन्होंने संगठन को चलाया है रीवा ज़िले में, वो तारीफ काबिल है और उनके व्यक्तित्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। राजेंद्र शर्मा, बिल्कुल मैं उनको भी अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, चूँकि उन्होंने जो अपनी प्रतिभा और कम शब्दों में लोगों के सामने प्रेजेंटेशन, अपनी बात को रखना और निश्चित रूप से समाज के लिए, अपने रीवा ज़िले के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसे प्रतिभाशाली योग्य पुरुषों में मैं मानूंगा जिनका योगदान हमेशा रीवा में रहता है। अभय मिश्रा, देखिए कुछ चीज़ होती हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने जगह को भी हो सही है भाई। खुद का निर्माण जब स्वयं व्यक्ति कर ले और एक उदाहरण बन जाए पूरे रीवा ज़िले में कि
खुद का निर्माण करते हुए वैभवशाली बन जाना, शक्तिशाली बन जाना, ताकतवर बन जाना हर फील्ड में, हर दिशा में, तो उसको भी एक उपलब्धि कहते हैं। तो ये वो भी एक उपलब्धि है। तो मैं उनको भी कहूँगा कि उपलब्धि की कीर्तिमान की पराकाष्ठा को पार किए। दिव्यराज सिंह, अब उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो तो युवराज हैं, और युवराज नहीं कहते हैं कि उनको ने तो भगवान ही ने युवराज बना के भेजा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि लोग उदाहरण में कहते हैं कि चला हो राजा न हो है, तो उनको भगवान ने राजा भी बना के भेजा। तो अब युवराज हैं तो एक राजा ही हैं और एक विधायक भी हैं। लेकिन मैंने ऐसा व्यक्तित्व का धनी और इतना अनुशासन वाला व्यक्ति, इतना संवेदनशील व्यक्ति, इतना सरल व्यक्ति, एक इतनी बड़ी पद में आज विधायक होना बड़ी बात होती है, महायोग्य कहलाता है। ऐसे पद में विराजमान होने के बाद भी एक रत्ती का घमंड नहीं है, एक रत्ती का अहंकार नहीं है। केपी त्रिपाठी, निश्चित रूप से उनकी भी उपलब्धि अच्छी है। उन्होंने भी कम समय में बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत से और अपने संघर्ष से प्राप्त की है। उनको भी मैं एक यह मानूंगा कि उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व के दम में, अपनी मेहनत के दम में बहुत जल्द ही कुछ प्राप्त की। तो ये एक उपलब्धि है। प्रदीप पटेल, निश्चित रूप से उनका भी संघर्ष बहुत अच्छा था। संघर्ष की बात अगर करें तो पार्टी लेवल में एक समाज सेवी के रूप में, एक संगठन के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया, और आज मऊगंज के विधायक हैं, और उन्होंने तो एक ऐतिहासिक काम कर डाला। आप तो वो तो अनुकरणीय हो गए, वो तो अपने आप को यादगार बना ले गए कि अगर कहीं भी कोई बात करेगा तो उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज को जिला बना दिया। तो ये उपलब्धि तो मैं उनको दूंगा। तो कुल मिला के उन्होंने जो काम कर गए तो शायद इतिहास के पन्नों में लिख के चले जाएंगे। अभी तो मान के चलिए अभी वो हैं वर्तमान में, आगे भी बने रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो काम उन्होंने किया है तो शायद वो भुलाया नहीं जा सकता। तो वो भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से उनका व्यक्तित्व देखने को मिला। 8 विधानसभा है रीवा में, सबसे बेहतर विधानसभा कौने का मानी थी जहाँ विकास के बिल्कुल गंगा बही हो? एक नहीं कह सकता, मैं 2 कहूँगा। 2 में मैं रीवा को कहूँगा और देवतलाव को कहूँगा। चूँकि मैंने देवतलाव का काम देखा हूँ, और देवतलाव में मैं चूँकि ठेकेदारी करता था पहले, तो मैंने मनिकवार के तरफ मैंने काम लिया था और मैंने खुद काम किया 2011-12 में। तो उस समय का काम मैंने देखा था, उस समय का मैंने देवतलाव देखा था, और आज का देवतलाव मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत अंतर हुआ। तो इसलिए विकास को अगर मैं कहीं जोड़ूं, अगर विकास को सर्वश्रेष्ठ करूं कि अगर विधानसभा स्तर की बात आए, तो मैं रीवा, चूँकि शहर है, रीवा की तुलना तो मैं नहीं कर सकता, चूँकि रीवा दिखता है। रीवा का विकास चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने रीवा जिस तरह से आशा कर रहा था कि रीवा को मध्य प्रदेश में अधिकार इतना मिलना चाहिए, तो हो सकता है उससे ज़्यादा आशा के अनुरूप हमारी सरकार ने दिया। इसलिए रीवा के बाद मैं ये मानूंगा कि देवतलाव आने वाले समय में हमें लगता है कि 5 साल अगर गिरीश गौतम जी के नेतृत्व में अभी और आगे अगर मौका मिला, तो निश्चित रूप से वो रीवा के बराबरी में विकास की ओर बढ़ सकते हैं और वो हो जाएंगे। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, अब यह जब होइन गया तब एक बात और बच गया, जो हम कहन कि अब चलत चलावत पूछ ले कि टिकटों कटाई के बात आ रही है सामने। बहुत ऐसा अपना यह पक्ष में है कि उम्र दराज लोगन के 70 से जे ऊपर है उनका टिकट काटी जाए चाहिए। कहे कि लगभग अभी कुछ दिन पहले जब गुजरात चुनाव भा तो ओमा उम्र दराज नेतन की टिकट काटी गए। सिटिंग एमएलए लगभग 40 से 50% टिकट काटे गए। यह दौरान यह कहा गया कि युवन का पार्टी मौका दे चाहती। अपना पक्ष में है कहा कि जो वरिष्ठ हैं, उम्र दराज है, उनका टिकट काट के युवन का मौका दी जाए। यह कबहू न कहा कि कहू का टिकट काट दी जाए। ये पार्टी का काम है,
ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये हमारे पार्टी का संगठन का काम है। ये जो हमारा संगठन है इसमें विचार करेंगे और करते हैं। युवा को मौका मिले चाहिए भाई युवा को भरदरी बिछाई युवा पार्टी में। हमारी पार्टी ने युवाओं को ही मौका दिया। आप ये देख लो, युवा मोर्चा में आप देख लो, आप भाजपा में मंडल अध्यक्ष देख लो, आप सभी मंडलों में आप देखो कि उम्र का जो सीमा थी उसको 40 वर्ष कर दिया। 40 वर्ष के ऊपर का पहले मंडल अध्यक्ष होते थे, अब 40 वर्ष के अंदर का मंडल अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष होना बड़ी बात होती है। कई ऐसे पद हैं, चाहे आप देख लो कि मंडल अध्यक्ष हो, मोर्चे का अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवा हैं। टिकट काहे नहीं दे? टिकट काहे? कितने लोगों को टिकट मिला? नहीं, तो मतलब 70 साल के व्यक्ति का फिर से चुना जाए, नहीं। एक बजाय कि जो युवा पीढ़ी है, युवा सोच का मौका दी जाए। एक मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको मौका मिले चाहिए। युवा को मौका मिलना चाहिए, चूंकि युवा ही आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। युवाओं को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए और बाकी पार्टी जो निर्णय करती है वो सर्वोपरि है, मेरा जहाँ तक सोच है। क्योंकि युवाओं को आज अगर युवाओं को मौका दिया जाएगा, चूँकि जो युवाओं में एक सोच और एक काम करने की ललक होती है, एक जुनून होता है, उसको स्वयं आगे बढ़ने का एक लालसा होती है। उस हिसाब से जब वो अपने लिए काम करेगा तो उस क्षेत्र में काम करेगा, चूँकि उसको बढ़ना है, तो उसमें जो अलग एक ऊर्जा होती है। तो इसलिए युवाओं को हमारी सरकार ऑलरेडी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से युवाओं को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। रीवा की कानून व्यवस्था को लेकर संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जिस तरह से पहले कानून व्यवस्था, हम रीवा में तो कई वर्षों से रह रहे हैं, छोटे से रह रहे हैं, तो जो व्यवस्था पहले थी, आज 15-20 वर्षों से जो कानून व्यवस्था सुधरी है, आज जो पुलिस व्यवस्था सुधरी है, आज जो आपके राजस्व व्यवस्था सुधरी है, तो हमारी सरकार हर दिशा में काम कर रही है सुधार। भाई सुधार, हम गली कोरेक्स या मादक पदार्थ बचाए रहे हैं। नहीं, इसमें कितना काम हमारी सरकार में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। आप ये बताइए, हर जगह जाते हैं, हर जगह छापा मारते हैं, लेकिन कुछ अपने आप में भी कुछ सोचना चाहिए हमें। अपने आप में हम ये कुछ जनता का भी काम है कि भाई हम इस नशा के चपेट में क्यों आ रहे हैं। हम युवन से अपना से चाहिए थे कि युवन से अपील करें। हम अपील करना चाहते हैं कि इसमें हम सरकार का क्यों दोष दें, हम किसी व्यक्ति को क्यों दोष दें। हम ये कहना चाहते हैं कि आपका भविष्य ये मनुष्य का रूप बड़े गौरव से प्राप्त हुआ है, हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, तो इसके लिए नहीं भेजा है कि हम गली गली में कोरेक्स पिएं, नाइट्रोसन गोली खाएं और शराब पिएं, गांजा पिएं, मतलब तमाम प्रकार के मादक पदार्थें हैं जो लोग मतलब आयोडेक्स लोग बाग दर्द में लगाते हैं, उसको लोग खाते हैं। उसको देखने के बाद, हम तो देखे नहीं, सुनने के बाद रोमे खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये शरीर कितने जन्मों तपस्या के बाद हो सकता मनुष्य का रूप मिलता हो। इसके शरीर की कीमत को हम युवाओं को समझना चाहिए। मैं युवाओं को, भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप बेरोजगार नहीं हो, आप बेहतर सुंदर व्यक्ति हो, आप खुद अपना निर्माण करो, लेकिन आप एक चीज़ का संकल्प ले लो कि नशा नहीं करना है। नशा ही हमारे समाज में जो सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा कमजोरी है, वो है नशा। अगर नशा में हम रोक लगा दिए तो खुद को, अपने आप को मजबूत हो गए। हर युवा को संकल्प लेना होगा कि नशा करना ही नहीं। तो मैं निश्चित रूप से आपसे आज बात किया, अपनी बात रखा और आपने बहुत सारी बात हमसे सब पूछ लिया, जो मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी एक बोलने का जो पार्टी लेवल में अधिकार होता है, तो वो अधिकार हमें शायद हम नहीं मानते कि हमें है। नहीं, हम यहीं से हम परिचय में अपना का संजय द्विवेदी कह रहे हैं, युवा नेता कह रहे हैं, ना कि हम अपना के पार्टी के नाम नहीं रियन और उपाध्यक्षों पद के उपयोग हम नहीं करें। कहें कि हम एक युवा के बात, उनके मन के विचार का जनता तक पहुंचावे चाह रहे हैं और जनता से जुड़े कुछ सवाल रहे जो उनके मन में कौधा थे। हर व्यक्ति संजय द्विवेदी तक नहीं पहुंच सके, पहुंच तो हुई तो अपना के लगे व्यवस्था के चलते भाई 10 मिनट 5 मिनट, मगर यह जो सवाल है, ये जनता के सवाल हम पूछे लाए। अभी मध्य प्रदेश का बंसल चैनल के माध्यम से आपकी ही तरह अचानक हमसे बोल दिया गया कि मुझे कुछ बात करना है, इंटरव्यू लेना। तो हमने कहा कि बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने एक ही शब्द पूछा
सिमरिया के लिए। तो सिमरिया के लिए पूछा, तो मैंने सिमरिया के लिए पूछा कि अगर आपको ऐसा अवसर मिला तो सिमरिया के लिए आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने यही कहा कि सिमरिया मेरी जन्मभूमि है और सिमरिया मेरी कर्मभूमि है और सिमरिया मेरी आगे भविष्य भी है, मेरी सोच भी है, जिसको कहते हैं सोच, मेरी सोच सिमरिया है। तो सिमरिया के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ लगातार 12 वर्षों से, और आगे भी मैं काम करना चाहता हूँ। वहाँ अगर मुझे ऐसा अवसर मिला, जिस लायक हूँ, जिस लेवल में हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ 12 साल में। समाज देख रहा, क्षेत्र की जनता देख रही है। मैं रात दिन बराबर सिमरिया की जनता के बीच रहता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। मेरा एक ही संकल्प होगा कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई माध्यम मिले तो माध्यम का सही उपयोग करना चाहिए, मानो उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के दुरुपयोग कोई नहीं करता, सब सदुपयोग ही करते हैं। तो मेरी एक ही सोच है कि पहला मेरा काम रहेगा कि सिमरिया में उद्योग का धंधा जो है तो बढ़ा देना, क्योंकि वहाँ हमारे सिमरिया में खनिज संपदा अपार है। तो मैं पहला काम करूंगा कि मैं अपनी सरकार से स्वयं मांग करूंगा, अपनी पार्टी से स्वयं मांग करूंगा कि सिमरिया, हम कहते हैं अगर सिमरिया को हम समृद्ध बना देंगे, सिमरिया को अगर हम मजबूत बना देंगे तो हम जिले को मजबूत बना देंगे। तो सिमरिया में जो खनिज संपदा अपार है, वहाँ अगर उद्योग का धंधा, अगर उद्योग वहाँ अगर लग जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से सिमरिया के युवा भाइयों को रोजगार वहाँ बैठे बैठे मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारी सिमरिया मजबूत हो जाएगी। दूसरा, शिक्षा की ओर, जैसे कि वहाँ स्वास्थ्य भी अच्छा है, शिक्षा की दिशा में भी अच्छा है, और शिक्षा को और उच्च बनाना है। तो एक ITI BEd कॉलेज जैसी व्यवस्था अगर हम वहाँ करा देंगे तो निश्चित रूप से सिमरिया के युवा और बेटा बेटी बहुत ही शिक्षा की ओर अग्रसित होंगे। सरकार तो अपने के ही विधायक, अपनों के भाजपा के करत कहीं नहीं लगाए। लगातार काम चालू है, लगातार काम चालू है। मैंने उद्योग काहे नहीं लगाए पाए? नहीं, अभी उद्योग है, उद्योग बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत। अभी तो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी जैसे कि बात आई रोड, नाली, बिल्डिंगें, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये काम नहीं चल रहा। अभी CM राइस स्कूल सिमरिया में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जो योजना चल रही है कि हर विधानसभा में मैक्सिमम 2 से 3, 4, 5 अभी क्रमशः बढ़ती जाएंगी। तो सिमरिया में CM राइस स्कूल करोड़ों से ऊपर बन रही है, हर सुविधा वहाँ उपलब्ध है। अभी हॉस्पिटल जैसे वहाँ जो कम कैपेसिटी का था, उसको बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। जैसे कि अभी पानी के संसाधन में निश्चित रूप से अभी बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि जरमोहरा जैसा बांध है, वहाँ पानी अगर पहुँचेगा निश्चित रूप से तो वो एक जीवनदायिनी बनेगी। जैसे कि हमारे यमुना प्रसाद शास्त्री जी हम सबके एक मान के चलिए कि मार्गदर्शक के रूप में अपन लोग यह मानते हैं कि वो एक प्रेरणा दे के चले गए, उनकी देन है वो। और निश्चित रूप से अगर वहाँ पानी पहुँचेगा तो किसानों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा विकास की ओर 2 से 4 गुना ज़्यादा फसलें होंगी। पानी पीने की असुविधा हो जाती है गर्मियों में। तो काम निरंतर हो रहा है। अब सवाल ये है कि हमें, देखिए आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ। भाई हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता, हर व्यक्ति की काम करने का विचार सबकी अलग अलग होती है। तो मैं अपनी विचार आपके सामने रखा कि, और दूसरा एक सिमरिया विधानसभा में एक हमारा जंक्शन आता है बीड़ा। तो मेरा एक ही संकल्प है कि मैं अभी मुख्यमंत्री जी से मैं बीच में मिला था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन किया था। मैं जाता हूँ तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता हूँ, और ना किसी का काम, मतलब काम इतना होता है कि जैसे किसी को बेचारे को कैंसर है, किसी को TB है, किसी को बड़ी किडनी की बीमारी है, ऐसे कामों में जिनको मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान मिलता है, लोग बाग नहीं पहुंच पाते हर जगह, तो सरलता से मेरे पास आ जाते हैं कि भैया आपको ये काम कराना। तो ऐसे काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये काम लेके जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ, और इसके अलावा मैं कोई काम नहीं बोलता। और जब जो कोई चीज़ ज़रूरत होती है, आप देखो जनपद पंचायत सिरमौर में जाते जाते मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मैंने एक डिजिटल
जिसको कहते हैं कि मध्य प्रदेश की मतलब टॉप जनपद कार्यालय का जो बिल्डिंग भवन निर्माण बन रहा है, तो ऐतिहासिक भवन बन रहा है। मतलब रीवा ज़िले में ऐसा जनपद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जब बन जाएगा तो उसको आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के बीड़ा जो आता है, तो मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिला तो बीड़ा एक जंक्शन है और उसको नगर परिषद के में तब्दील करने के लिए मैंने मांग किया था। निश्चित रूप से अगर नगर परिषद बीड़ा बन जाएगा तो आर्थिक व्यवस्था बढ़ जाएगी, वहाँ के रोज़गार बढ़ जाएंगे, वहाँ लोगों को काम ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत सारी वहाँ सब सुविधा हो जाएगी। तो मान के चलिए कि अगल बगल के गांवों का भी विकास हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमें इन दिशाओं में काम करना है कि हम अपने क्षेत्र को कितना ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध बना सकते हैं। अब जैसे मझियार बेल्ट में अभी जैसे कि मान के चलिए कि शिक्षा के दिशा में अभी मान के चलिए अगर बैकुंठपुर में अगर कॉलेज हो जाती है, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दिवराज जी ने घोषणा कराई है, अगर वो बन जाएगी तो शिक्षा उधर भी हो सकती है। अगर आप मान के चलिए कि अगर और आवश्यकता है तो एक CM राइस स्कूल इधर भी बन जाएगी। बनकुइया बेल्ट ऑलरेडी शहर से जुड़ा हुआ है। तो मतलब काम को बढ़ाना, काम कभी ख़त्म नहीं होता है, काम की पूरे हो गए, काम प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए उस हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ, कुल मिला के अपने बारे में भी मैंने लास्ट में बोल दिया, आप जो पूछना चाहते थे। तो मैं एक निश्चित रूप से मुझे कोई लालसा नहीं है, मैं एक जनता के बीच एक माध्यम बन के मैं एक माध्यम तलाश रहा हूँ। चूँकि मुझे खुशी मिलती है, चूँकि मैं जब यहाँ सुबह बैठता हूँ, आज मैं किसी पद में नहीं हूँ, कल तो मैं प्रतिनिधि में था, प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, वो मेरे पास एक माध्यम था। आज एक पार्टी का कार्यकर्ता बस हूँ। तो कार्यकर्ता के माध्यम से आदमी काम करता है तो कितना कर पाएगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, जिस तरह से मैंने 12 साल जनता के बीच काम किया, तो उस हिसाब से जनता मुझसे आशा लगाती है। तो जब जनता हमारे पास आती है, उनका काम हम उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा मन में एक पीड़ा होती है कि कल तक मैंने कितनी ताकत से, कितनी फुर्तीला होकर काम किया, आज मैं खुद थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस करता हूँ। तो इसलिए मन में ये लगता है कि मैं अगर कहीं आगे काम करूँ तो मैं जनता के उसमें काम करूं। मुझे कोई भी माध्यम मिले, कोई भी पद मिले, तो जिससे मेरा सीधा जुड़ाव और लगाव सीधे जनता से रहे, वो मैं काम करना चाहता हूं। इसलिए उस दिशा में मैं काम भी कर रहा हूं और भाग्य में होगा, किस्मत में होगा तो बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा, नहीं तो पार्टी के लिए तो काम कर ही रहे हैं, करूँगा। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ रहें युवा नेता संजय द्विवेदी। साथ में अपना के परिचय हम युवा नेता बे ऐसे कही थे, कहे कि युवा को उल्टा करब तो वायु हो जाता है और युवा में वायु जैसा वेग होता है। और निश्चित तौर पर युवा देश के वह रीढ़ की हड्डी है जो देश का मजबूती के साथ साथ एक कहा जाए कि समृद्धता का प्रदान करत है। निश्चित तौर पर संजय द्विवेदी जी एक स्वस्थ वार्तालाप आज भा, जौने में बहुत मुद्दन पर खुल के बात है, कुछ मुद्दन पर अपना पार्टी के मर्यादाओं का देख रहे हैं। और हमका लागत है कि निश्चित तौर पर जो एक युवा सोच ही वह देश के जो है भविष्य का निर्माण कर सकती, भविष्य का बेहतर बना सकती। और निश्चित तौर पर युवा नेता संजय द्विवेदी के द्वारा एक चिंता जाहिर की गई, युवा जो नशे के दलदल में धंस रहा है। हम दोनों हाथ जोड़ के विनती करी थे कि यदि यह खबर अपना देख रहे हैं और अपना के इर्द गिर्द ऐसा कोनो व्यापार हो रहा है जौने का समाज में, जौने के समाज में बड़ा बुरा प्रभाव है, वह व्यापार का अपनो विरोध करी। अपनो जरूरी नहीं कि पुलिस भर विरोध करे, विरोध एक एक व्यक्ति जब शुरू कर दी तो निश्चित तौर पर पूरा समाज विरोध करना चाहिए। भाई ये समाज की भी चिंता है, बिल्कुल खोखला हो रहा है, समाज खोखला हो रहा है, देश खोखला हो रहा है। समाज के हर एक नागरिक को आना पड़ेगा और हर जगह टोकना होगा। इसमें अगर हम रोक लगा लिए तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित हैं। ये बताइए कि कोई भी अपराध होता है, कोई भी हत्याएं होती हैं, कोई भी चोरी होती है, तो ये सिर्फ इसका रीज़न है कि नशा, ये नशा सब कराता है। अगर हम उसको रोक लिए तो हम सुरक्षित हैं, हमारा घर सुरक्षित है, हम कहीं भी चले जाएं हमारे घर में चोरी नहीं होगी। चोरी वही करता है नशा वाला व्यक्ति, इसलिए नशा को रोकना बहुत निश्चित तौर पर तो ये सामाजिक एक
जो है सामाजिक कहा जाए कि यह जरूरी है क्रांति के सामाजिक क्रांति जो दिन आए जी निश्चित तौर पर या नशा के दलदल से हर युवा निकल जी और देश का फिर सोने का चिड़िया बने माँ समृद्ध होए माँ कौनो समस्या ना होई। तो ऐसे हर युवा हर घर हर समाज की जिम्मेदारी है कि यह नशा के दलदल से समाज का जरूर मुक्त कराई। यह एक अपील हमरा हुई। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। फिर कौनो नए युवा नेता नए राजनीति के जानकार से हुई खास बातचीत। तब तक आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।